तो समझते हैं पहले कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, किस तरह के कोर्स है और क्या बेनिफिट्स होगा इसके बारे में। तो यहां पे हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस की, क्वेश्चंस कह लीजिए, प्रॉब्लम्स कह लीजिए, रिक्वायरमेंट कह लीजिए, उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमें जरूरत क्या है। देन हम उसके रिलेटेड हम डेटा को लेते हैं, जिसको हम गेट डेटा कहते हैं। डेटा को एक्सप्लोर करते हैं और डेटा के अंदर कुछ कमी वगैरह है तो निकालते हैं। देन हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम रिस्क की एनालिसिस कर सके, उसके अंदर जो कमी वगैरह है उसको दूर करते हैं, उसको नए डालते हैं। देन उसको हम एनालाइज करते हैं, देन उसको हम प्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए हम कई सारे क्या बोलते हैं टूल्स को ले सकते हैं। अगर हम सबसे बेसिक टूल्स एक्सेल की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ई कॉमर्स सेल्स का डेटा मिला, ठीक है, ये हमारा ई कॉमर्स डेटा सेल्स का डेटा मिला। अब इस पे मुझे एक ट्रैकर बनाना है जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, दिख रहा है। हाँ जी सर। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि इस ट्रैकर को देख के क्या फायदा। ये क्या सुंदर सुंदर चार्ट्स। देखिए, हम जब शुरुआती दौर में रिपोर्ट बनाते थे कंपनी में तो हम यही सोचते थे कि भाई ये जो रिपोर्ट देख के करेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, सामने वाला बंदा जो देख रहा है उसको बेनिफिट क्या होगा। तो पर्पस ऑफ द रिपोर्ट जानना जरूरी है। जब तक आप पर्पस ऑफ द रिपोर्ट नहीं जानते तब तक कोई फायदा नहीं। जी सर। अब जैसे कि मैं मेरे पास यहाँ 3 सेगमेंट का केपीआई है, लार्ज सेगमेंट, मीडियम सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्मॉल सेगमेंट में आते हैं तो यहाँ मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि सोल्ड क्वांटिटी कितना है, 153 के। मतलब कि जो हमें टारगेट चाहिए था उस टारगेट से 50% है। मतलब कि लो सेगमेंट में हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन लो सेगमेंट में हमारा जो हमारा रेवेन्यू है ना वो ठीक ठाक चल रहा है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है और मार्जिन भी ठीक ठाक है। बात समझ में आया कि हम क्वांटिटी पहले ही नहीं बेच पा रहे हैं लेकिन रेवेन्यू अच्छे से पूरा आ रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो लो सेगमेंट में हम किसी भी प्रोडक्ट को डीलिस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बात समझ में आया। मान लीजिए ना कि लो सेगमेंट, मान लीजिए कि हम किसी ने बता दिया कि सर हम तो लो सेगमेंट में टारगेट का 50% ही अचीव कर पा रहे हैं। अब ये जान के हम लो सेगमेंट के प्रोडक्ट को डीलिस्ट कर दें तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। जब एनालिसिस किया तो पाया कि वेल ही में क्वांटिटी को, मेरा क्वांटिटी जो है आइटम्स ऑफ क्वांटिटी हम नहीं टारगेट के अचीव नहीं कर पा रहे हैं, पर रेवेन्यू और प्रॉफिट हमारा अचीव हो रहा है। तो हमारा कंपनी का मोटिव तो रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करने से है ना, कितना आइटम बेचा उससे मतलब थोड़ी है। तो इसलिए एनालिसिस जब हम करते हैं तो हर एंगल से करते हैं, समझे। ऐसे हमारा टॉप प्रोडक्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। टॉप हमारा प्रॉफिट रीजन है, सबसे ज्यादा रीजन नॉर्थ रीजन में हो रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन देखने के बाद हम यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल रीजन में 10% का ही प्रॉफिट शेयर है। तो अगर मुझे ऐड कैंपिंग करना होगा तो सेंट्रल रीजन में करेंगे ना, जहां पे सेल इंक्रीज होगा, क्योंकि एक मार्केट का सेल्स कैपेसिटी है ना सर। ऐसा तो नहीं है कि जो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल करके दे रहा है उसमें और ज्यादा सेल हो जाए, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है मार्केट की। तो हम वहां फोकस करें जहां पे हमारा कम सेल हो रहा है, एड्स ऑफर्स वगैरह हम वहां पे ज्यादा चलाना चाहें। इस रिपोर्ट से पता चलता है। इस रिपोर्ट्स को बनाने के लिए हमने पहले अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को समझा। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमें पहले तो चाहिए ओवरऑल सेल। देन मैं यहाँ पे ओवरऑल सेल को हम ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं फ्लो देखना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी का सेल्स का फ्लो है वैसे वैसे हमारे अमाउंट का भी और प्रॉफिट का भी फ्लो है। अगर क्वांटिटी गिर रहा है तो यहाँ प्रॉफिट भी गिर रहा है। तो
हमें क्वांटिटी कंट्रोल करेंगे तो हमारा अमाउंट भी कंट्रोल हो जाएगा क्या। और 3 सेगमेंट वाइज था। इसके बाद हमने अपने चैनल वाइज, टोटल्स, प्रोडक्ट वाइज ऐसा निकाला। तो हमने पहले रिक्वायरमेंट को जाना कि मुझे करना क्या है। उससे अगेंस्ट में हमने डेटा, अपने सोर्स से डेटा लिया, फिर उस डेटा को हमने सिंप्लीफाई किया, देन हम उस डेटा को समराइज और एनालाइज किए। ठीक है सर। एंड इस डेटा को फिर हम एक विजुलाइजेशन के ऊपर प्रेजेंट किया। आप देख लीजिए, सेम जो इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल रही है, सेम इंफॉर्मेशन सपोर्ट शीट पे। अब इस सपोर्ट शीट में आपको समझ में आ रहा है क्या है सर? जोर देना पड़ेगा ना समझने के लिए। लेकिन जब उसको हम एक सही तरीके से विजुलाइज कर दिए तो आप देख सकते हैं इजिली समझ में आ रहा है। तो यही होती है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, डेटा एनालिटिक्स पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है ना। तो बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट ही डेटा एनालिटिक्स है। जैसे बिजनेस एनालिटिक्स क्या होती है, जैसे एक बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है वो एक कहीं पे बिजनेस की प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी सेगमेंट का प्रोडक्शन और उसकी सेल्स के बीच में काफी गैप हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जाके फैक्ट्री टू फैक्ट्री और स्टोर टू स्टोर घूमेगा, देखेगा क्या दिक्कत है। वो क्या क्या करेगा, प्रोडक्शन का और सेल्स का डेटा उठाएगा और दे देगा किसको, डेटा एनालिटिक्स को। डेटा एनालिटिक्स क्या करेगा, प्रोडक्शन और सेल्स के डेटा के बीच में एक कंपेयरिंग रिपोर्ट बना देगा, और कंपेयरिंग रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि हमारा कहां प्रॉब्लम है। ठीक है सर। तो डेटा एनालिटिक्स पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स। तो क्या स्टेप है, पहले रिलेटेड प्रॉब्लम को फाइंड करना, उससे रिलेटेड डेटा को गेट करना, डेटा को एक्सप्लोर करना, डेटा को प्रिपेयर करना, एनालाइज करना, एंड फिर उसको हमें प्रेजेंट करना या विजुलाइज करना। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जो मेरा कोर्स है उसके बारे में जानते हैं। हालांकि आप मुझे जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैंने ही आईपीटीएस एक्सेल की शुरुआत 2007 में की थी। मतलब मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 18 से 19 साल के बीच हो चुका है, और मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी 2003 में। जी हाँ, एक्सेल पे यूज करना मैंने एक्सेल की जर्नी शुरू की थी 2007 में। लास्ट में 10 कंपनियों के साथ एज एमआई एग्जीक्यूटिव एंड वीबीए डेवलपर काम कर चुका हूं, और अभी फिलहाल 40 कंपनियों का रिपोर्ट ऑटोमेट करता हूं। अभी जो आपने रिपोर्ट देखा वो किसी कंपनी का एक प्रोटोटाइप रिपोर्ट था, और मैं कंपनीज की काम करता हूं, इसलिए मेरे पास रियल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और मेरे मोस्टली एग्जाम पर रियल टाइम प्रॉब्लम से ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और साथ में मैं क्लेम करता हूं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर, क्योंकि 2007 में ऑनलाइन क्लासेस कोई प्रोवाइड नहीं करता था। हम करिकुलम की बात करें इस डेटा एनालिटिक्स कोर्स में, हम सबसे पहले बात करेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में, फिर बात करेंगे हम पावर बीआई। अब पावर बीआई क्या होता है, देखिए जैसे अभी आपने डैशबोर्ड देखा, सेम उसी तरह का डैशबोर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं। एक्सेल का पार्ट नहीं है, एक अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये पावरफुल अट्रैक्टिव रिपोर्ट को कुछ ही देर में बना देता है। ठीक है, कुछ ही देर में बना देता है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सेल पे जो डैशबोर्ड दिखाई थी, जो रिपोर्ट दिखाई थी, उसको बनाने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगा था, और सेम उसी तरह का रिपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। ये 10-15 मिनट में मैंने 3 रिपोर्ट तैयार कर दी। ठीक है सर। मतलब as compared to Excel is faster. जी हाँ, बेसिकली एक्सेल में हमें जैसे कोई चार्ट लगाना है तो पहले डेटा की समरी बनानी पड़ेगी, फिर उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, फिर चार्ट बनाना पड़ेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ जस्ट ड्रॉप डाउन चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर यहाँ पे बार चार्ट लेने हैं, और मुझे बार चार्ट लेने हैं, यहाँ मैं रिपोर्ट से प्रोडक्ट बाय, पुट द प्रोडक्ट एंड पुट द क्वांटिटी। रेडी है। Right. यहाँ पे हम चाहते हैं ठीक है।
तो ये चीज आप पावर बीआई पे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डैशबोर्ड। अभी जो मैंने पावर बीआई पे और एक्सेल पे डैशबोर्ड बनाया उतने हम 15 से 20 डैशबोर्ड आपको कवर करेंगे इस क्लास में, ठीक है। अच्छा। 15 से 20 डैशबोर्ड एक तरफ से समझिए, 15 से 20 केस स्टडी ये काफी होता है आपके प्रैक्टिस के लिए। 15 डैशबोर्ड मैं बनाऊंगा, 15 डैशबोर्ड आपसे बनाऊंगा, तो 30 डैशबोर्ड इसके अंदर आएंगे। और 30 डैशबोर्ड रोशन जी काफी होते हैं। 30 डैशबोर्ड को आप बनाने जाइएगा तो मेरे हिसाब से आपको काफी समय लगेगा। अगर आप ऑफिस में बात करें तो किसी भी कंपनी में आप दिन के बहुत बनाएंगे तो 4 या 5 डैशबोर्ड, 20 डैशबोर्ड के लिए कम से कम आपको 5 साल कहीं काम करना पड़ेगा, तब 20 डैशबोर्ड आप तैयार एक मेरा क्वेश्चन ये है, तो सर मेरा तो एक्सेल मैं यूज किया हूँ, बट सर ना भी मेरा अच्छा नहीं है। सर अच्छा नहीं है तभी तो आप हमारे साथ ज्वाइन किए, अच्छा रहता थोड़ी ज्वाइन करते क्या। तो नहीं, मैं देखिए यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन में समझता हूं। यहाँ पे मैं बता दूं, मैं जो भी चीजें सिखाऊंगा बेसिक टू एडवांस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पहले एडवांस पे चला जाऊं, मैं बेसिक से एडवांस सिखाऊं। ठीक है। थर्ड आएगा आपका पाइथन, उसके बाद वी एक्सएल वीवीए प्रोग्रामिंग, देन एसक्यूएल सर्वर। अब बोलेंगे सर एक प्रोग्रामिंग के पार्ट की क्या जरूरत है। तो मैं आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं, राइट, थोड़ा बहुत काम हो तो चल जाएगा। अगर कोई बड़ा काम हुआ तो जरूरत पड़ेगी ऑटोमेशन की, समझे। जैसे मान लीजिए आपके एक फोल्डर में, मान लीजिए किसी से आपने डेटा में गेट डेटा के बाद में बताया मैंने कि किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें डेटा लेना पड़ेगा। अब गेट डेटा के तौर पे आपको पिछले 1 साल का एक सेल्स एनालिसिस करना है। आपने डेटाबेस टीम को बोला कि भाई डेटा भेज दे। उसने क्या किया कि उसने आपको 365 फाइलें भेज दी या 12 फाइलें भेज दी, उसमें 365 शीट होंगी। मतलब उसने हर एक दिन का डेटा एक अलग सीट या फाइल में भेज दी, ठीक है। या फिर कई सारे टुकड़ों में फाइल भेज दिया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के। अब एनालिसिस करते समय मल्टीपल डेटा पे हैंडल थोड़ी करेंगे, उसको कोलेट करके मुझे एक डेटा चाहिए होगा ना सर, वहां पे हमारा वीवी यूज किया जाए। उसके अलावा और भी चीजें जैसे इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मेरे एक कलीग है, मेरे एक कलीग थे पहले, अब तो मेरे क्लाइंट है। उन्होंने मुझे एक ये भेजा, प्रॉब्लम भेजा। जैसे एक प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मुझे अपने डेटा में एडिट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। डेटा को ढूंढना पड़ता है, फिर उसके अंदर चीजें चेक करनी पड़ती है। अगर चीजें सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको हमें एडिट करना, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे ढूंढ के करते हैं। कई बार क्या होता है कि फोन आ जाता है, थोड़ा सा माइंड अपसेट होता है या कोई कंफ्यूजन होती है, तो उस केस में हमारा ओरिजिनल फाइल के साथ भी छेड़छाड़ हो जाता है। मैं डेटा कोई और चेंज करना तो हो गया कोई चीज है, और आपने खुद पता कर लिया तो ठीक है, लेकिन एक किसी और ने बताया तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे केसेस में उन्होंने मुझे बोला कि सर कुछ ऐसे सोल्यूशन है, तो मैंने एक इंटरफेस बना के दे दिया कि आप यहां से अपने फाइंड, ए प्रोटोटाइप है, ओरिजिनल नहीं है, कोई ओरिजिनल में दिखा नहीं सकता, सिक्योरिटी रीजन है, डेटा किसी से दिखा दूंगा आपको मैं, बट प्रोटोटाइप है। यहाँ पे डेटा शीट में इससे रिलेटेड डेटा आपको दिख गया। अब मुझे मान लीजिए कि इसको चेंज करना था, जस्ट क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही यहाँ आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा। आप यहाँ पे चेंज कीजिए और यहाँ अपडेट पे ओके कीजिए और ये आपका अपडेट कर देता है। जी है, बिल्कुल। डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं।
अपडेट है, ऐड का ऑप्शन नहीं है इसमें। इसकी ओरिजिनल फाइल में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से बता नहीं सकता मैं। देखिए जब भी कोई क्लाइंट मुझे काम देता है तो पहले हम बनाते हैं उसके प्रोटोटाइप, ठीक है ना, एक डमी कह दीजिए ना सर, एक डमी बनाते हैं, फिर उसको दिखाते हैं, वो अप्रूव करता है कि हाँ सर ऐसा ही चाहिए, फिर वो उसकी ओरिजिनल डेटा के लेके मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो वीवीए के जरिए हम ऑटोमेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है फिर पाइथन की क्या जरूरत है। देखिए मार्केट में डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन का यूज बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक काम मिला था, वो बोलते थे कि सर ऐसे डेटा एनालिसिस करना थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है, ऐसा कोई सिस्टम है कि मेरा डेटा ऑटोमेटिकली एनालाइज हो। हालांकि पावर बीआई में ऐसी फीचर है, लेकिन क्या है कि उनको हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है ना, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक अभी पे, हालांकि पूरा हुआ नहीं है, इसका इंटरफेस बनाना बाकी है, ठीक है सर, इसका इंटरफेस नहीं बना है। तो मैंने इसको जस्ट यहाँ से रन किया, रन करते ही ये एक्सेल फाइल दिख रहा है ना ऊपर, ये एक्सेल हर तरह की फाइल को रीड करेगा, चाहे एक्सेल फाइल हो, चाहे वो आपका CSV हो, एक्सेल में जो भी फाइल है सारे फाइल टाइप को रीड करेगा, और रीड करने के बाद एक डैशबोर्ड बना के ऑटोमेटिक दे देगा। डेटा चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब इसको नहीं है, जैसा भी डेटा हो, जो भी हेडिंग, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर ही होना चाहिए, कोई भी फाइल टाइप डालेंगे उसके रिगार्डिंग एरर और बना के आपको दे देगा। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे एक डेटा और लेता हूँ, यह देखिए ये हमने एल डेटा ला रखा है ना। अब चलिए यहाँ पे आपका एक फाइल और आता है DT, दिख रहा है DT, DT डाल देते हैं, तो यहाँ पे DT डाल देते हैं, अब रन करते हैं। अच्छा DT के ऊपर एक मिनट, XSX DT में डेटा नहीं है सर, वो ऐसे ही रहती है, आउटपुट के लिए सिंपल बना रखा। ओह सॉरी, पाथ देना होगा ना पूरा मुझे, ये तो ई ड्राइव का सिर्फ दे रहा हूँ ना मैं, तो पाथ लाने के लिए ये पाथ है सर। इंटरफेस में हमें सिलेक्ट करना होता है, बन गया सर, यहाँ टोटल इंस्टॉलेशन है, ऐसे यहाँ DT को लेता हूं मैं, DT में डेटा नहीं है, डेटा रहता तो नहीं है, डेटा है, XLSX करना होगा, एक्सटेंशन सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, इतना ना ये नहीं है, इंटरफेस नहीं बना। अच्छा हाँ एग्जैक्ट आ गया ना, इंटरफेस नहीं बना, जैसे कि जब ये बन जाएगा इंटरफेस, मैं बताता हूँ, जब ये पूरा बन जाएगा EXE फाइल में बनेगा। ये मैं दिखाता हूँ, मैंने एक बनाया हुआ है, एक मैंने ऐसे ही प्रोटोटाइप तैयार किया था, ये देखिए इस तरह की इसमें बनेगा एक एप्लीकेशन फाइल, EXE फाइल बनेगा। जब ओपन होगा तो ये कुछ और तरीके से ओपन होगा। इसमें कैसे ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगा डेटा? ठीक नहीं, ये ब्राउज करना होगा, वैसे यहाँ पे देखिए ना, इसलिए ब्राउज कर रहा हूँ, ब्राउज किया और हम लोकेशन में चले गए और डेटा कोई भी देखिए डेटा है डिलीट है ना, अभी यहाँ पे एक्शन से कोई फर्क नहीं है, ओपन करते ही ऑटोमेटिक यहाँ चूज कर दिया, डेटा चूज कर लिया, उसके अंदर का शीट ऑटोमेटिक आ गया।
फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया अपनी इनिशियल्स को, देखिए आ गया। मैं आ गया सर, तो जो इनिशियल्स हो गए उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो वो इंटरफेस बनाऊंगा मैं, तो सिलेक्ट करते गेट डैशबोर्ड पे क्लिक करते डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है ना, तो अभी अधूरा है सर, पूरा कर दूंगा इसको भी मैं। वैसे जिस बैच को पढ़ा रहा था ना वो चला गया बाहर, जिसको मैं पढ़ा रहा था ये चीज वो चला गया है क्या बोलते हैं किसी और कंट्री में, पोलैंड में। अब उसके टाइमिंग और हमारे टाइमिंग में बहुत डिफरेंस है, तो टाइम ही सेट नहीं कर पा रहा है जिससे मैं उसको क्लासेस दूँ। अब वो उसकी जो शाम होती है तो मेरा मिडनाइट होता है, तो इसलिए। और एसक्यूएल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कहने का मतलब है कि अब जब काम आप पावर बीआई पे करेंगे तो जरूरी थोड़ी है अगर कंपनी के अंदर डेटा जो किसी एक्सेल फाइल में हो, डेटा किसी न किसी सर्वर पे होगा ना। डेटा जब किसी सर्वर पे होगा तो उस सर्वर को एक्सेस करना, सर्वर के साथ क्यूरी लिखना तो आना चाहिए ना। तो इस क्लास में हम आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कराएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी कवर होगा। तो इसमें टोटल 6 कोर्स होगा, 6 महीने का ड्यूरेशन होगा, 6 कोर्स 6 महीने का ड्यूरेशन। और 6 महीने का ड्यूरेशन सर एवरेज है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल पे। आराम से भी कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कोर्स आउटलाइन है मैं आपको भेज देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। अब 6 महीने का टाइम लगाना जरूरी। अब कुछ लोग तो आप यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे सर 3 घंटा दीजिए मैं आपको डेटा एनालिसिस में फास्ट कर दूँ। सर 3 घंटा कैसे, कोई 3 घंटा, तो 3 घंटा में तो आप लड़की देखने जाते हो तो लड़की के बारे में सही से जान नहीं पाते हो। हालांकि लड़की को जानने में तो पूरी उम्र निकल जाती है, फिर भी शादी करने लायक नहीं जान पाते क्या। तो 3, हाँ तो तुरंत सीखेंगे चीज थोड़ी, तुरंत सीख थोड़ी सकते हैं। देखिए आप जब मैथ पढ़ते थे तो मैथ का एक फॉर्मूला भी याद करते थे। तो मैथ के फॉर्मूला, आप मान लीजिए कि सिंपल सा एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीख लीजिए कि आपको भाई ब्याज कैलकुलेट करना आपको सिखाया जाएगा। ब्याज कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं दे दूं, 5 मिनट लगेंगे आपको समझाने में, आप समझ भी जाएंगे और आपको कर भी लेंगे। इससे क्या लग रहा है कि ब्याज कैलकुलेट करने में फास्टर थोड़ी हो जाएगी। आपको हर एंगल से ब्याज कैलकुलेट करना हो कि भाई प्रिंसिपल इतना हो, रेट इतना हो, टाइम इतना हो, तो आप अमाउंट निकाल लिए। अच्छा अमाउंट इतना है और रेट इतना है, प्रिंसिपल पता नहीं क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा कैसे निकालेंगे। अच्छा ठीक है प्रिंसिपल है और टाइम है, कितने टाइम में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, वो टाइम कैसे निकलेगा। अच्छा कितने परसेंट का ब्याज दे जो कि 10 साल में रेट में डबल हो जाए। कितने सारे क्वेश्चंस बन गए, कितने सारे एंगल बन गए। वही चीज होता है कि अगर आपको वी लुकअप कोई सिखा दिया एक्सेल में, तो वी लुकअप का फॉर्मूला सिखाने में 5 से 10 मिनट काफी है और बच्चा सीख भी जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम आए। जैसे कि मेरा डेटा स्टार्टिंग में नहीं है, एंडिंग में है, मेरे पास डेटा दो तीन सीट्स पे है, मेरा डेटा अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, मेरा किसी फोल्डर पे रखा हुआ है, फोल्डर से भी लुकअप लगाना है। मेरे पास जो डेटा है मैं पूजा में ढूंढना चाहता तो पूजा 20 बार है, मुझे 20 का 20 चाहिए, मुझे 20 टेबल में नहीं चाहिए, कॉन्केट करके एक कॉमा कॉमा करके चाहिए। अब ये सारी चीजें जो है आप 5 मिनट तो नहीं सीख सकते ना सर, तो वो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। फटाफट फटाफट कोई कुछ नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, अगर फटाफट सीखना होता तो आपने लाइफ का 20 साल सिर्फ लर्निंग में आप दिए हैं। आप जोड़ लीजिए उम्र, क्या सर 10 साल स्कूल किया, 3 साल आपने नर्सरी यूकेजी एलकेजी बिताया, 13 साल ही हो गया। 2 साल आपने दे दिया कि 12th के लिए, 15 साल हो गए।
3 से 4 साल आपने दिया ग्रेजुएशन के लिए, 19 साल हो गए। 2 साल आपने दिया आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए, 20 साल तो दिया ना। अगर लर्निंग का कोई शॉर्टकट होता तो ये 20 महीने में हो जाता, 2 साल में हो जाता। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। इसलिए देखिए, समय आपको चाहिए लोहा को भी गर्म होने में और नरम होने में, ताकि वो एक किसी न किसी औजार या फिर टूल्स का आकृति ले, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको गर्म होना पड़ता है और उस टेम्परेचर को अचीव करने में टाइम लगता है। इसलिए अब इसमें टॉपिक क्या क्या कवर होगा, सारे टॉपिक मैंने दिया हुआ है, हालांकि फाइल मैंने भेज दिया आपको, सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ टॉपिक में डिटेल में नहीं लिखा हूं, ठीक है, लेकिन मैं हर एक टॉपिक कवर करूंगा, कुछ छूटेगा नहीं सर। प्रॉब्लम ये है कि सारी टॉपिक को अगर मैं डिटेल में डालूं तो अभी फिलहाल 9 पेज का है, ये 90 पेज का हो जाए। 500 तो फॉर्मूले हैं, 500 फॉर्मूले लिखूंगा तो 500 लाइन तो फॉर्मूले हो जाएंगे सर। इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिया है। और दूसरी चीज है, मेरा जो भी कंटेंट होता है वो होता है मिनिमम, नॉट ए मैक्सिमम। इतना तो एटलीस्ट कवर करूंगा, बट और मैं जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं उन सबको बोलता हूं कि आपको लगता है कि एनीथिंग मिसिंग इन द माय कंटेंट आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे कंटेंट मैंने यहां पे मेंशन किए हुए हाइलाइट्स पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कोर्स कंटेंट। हम शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टर हमारा एक्सेल से होगा, किससे होगा, एक्सेल से होगा। अब एक्सेल का वर्जन कौन सा सिखाऊंगा, तो एक्सेल का वर्जन सिखाऊंगा लेटेस्ट, जो कि होगा 365। क्या होगा, 365 एक्सेल की लेटेस्ट वर्जन। अब जैसे कि पैथन की बात हम कर रहे थे, तो कुछ लोगों के अंदर ये हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मुझे पैथन की जरूरत नहीं है। देखिए पैथन आपका इसमें भी आ गया है, ठीक है सर, एक्सेल में भी आ गया। अगर मैं आपको कंपेयरिंग दिखाऊं सिंपल सा, सबसे पहले दिखाता हूं कि मैं कुछ दिन पहले सर्टिफिकेट वगैरह एक्सेल से ही बनाता था, ठीक है सर। सर्टिफिकेट देखिए एक्सेल से बनाता, तो मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया, बट सर्टिफिकेट एक्सेल से बनता। अब हुआ क्या था कि ऐसा मुझे सर्टिफिकेट परचेज क्यों करना, सर्टिफिकेट का सॉफ्टवेयर परचेज क्यों करना पड़ा, अप्रूव करा के परचेज क्यों करना पड़ा, इसके पीछे रीजन था। पहले मैंने इसी फॉर्मेट को अप्रूव कराया हुआ था, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी एक क्यूआर कोड, मैंने क्यूआर कोड के लिए एक इतना लंबा कोड लिखा था, दिख रहा है, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का, और एक क्यूआर कोड बेस्ड था गूगल की इस चार्ट सर्विसेज पे। पर गूगल ने सडनली क्या किया, अपनी चार्ट सर्विसेज को कर दी बंद, देखिए बंद हो गया। अब मेरा ये क्यूआर कोड काम करना बंद हो गया, क्या करें। तो इसके लिए फिर मैंने सॉफ्टवेयर परचेज किया, और भी चीज तरीके थी, लेकिन वो मैनुअल था, मैं ऑटोमेट चाहता था, क्योंकि एक बार मुझे काफी सारे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते थे। कॉर्पोरेट क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो उनमें 200-300 स्टूडेंट्स होते हैं, 300 सर्टिफिकेट बनाना तो मुश्किल हो जाता था, तो मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया। लेकिन फिर अब मुझे इसमें पावर बीआई जब इस पैथन जब आया, तो यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड की जस्ट 4 लाइन का कोड करना, ठीक है सर। वीवीएमएक्स के लिए हमने कितनी लंबी कोडिंग की, और यहाँ जस्ट 4 लाइन। तो चलो ठीक है, आपको सर्टिफिकेट नहीं, क्यूआर कोड नहीं बनाना, ठीक है। अब आपको हम विजुअलाइजेशन के ऊपर ही बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये है डेटा, इस पे बना हुआ एक्सेल का नॉर्मल चार्ट। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश विजुअलाइज करेंगे तो काफी सारा ज्यादा मुझे ये रखना पड़ेगा, लेकिन इसी चार्ट को मैंने एक्सेल पे ही बनाया है पैथन। तो पैथन की प्रोग्रामिंग करने के बाद इस पाई चार्ट को हमने देखिए बना, डायनेमिक है, ऐसा नहीं कि पिक्चर है। मैं यहाँ पे 70 को 80 करके एंटर मारूंगा तो देखिए आ गया 80, यहाँ पे
40 को 45 कर दिया, चेंज हो गया। ओके, तो अब आप ही कंपेयर कीजिए, ए हो गया नॉर्मल एक्सेल चार्ट, ए हो गया पाइथन का स्टाइलिश चार्ट। इस तरह की और भी बहुत सारे स्टाइलिश चार्ट है जो कि हम यहां बना सकते हैं यूजिंग द पाइथन। तो अगर पाइथन के जरिए आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए तो आप पाइथन का यूज एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे एक्सेल से। ठीक है, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, टाइमिंग आपका 5 to 6 रहेगा। किसी दिन अगर मॉर्निंग में आपके पास समय मिलता है तो मॉर्निंग में मुझे फोन कर लीजिएगा कि आज मैं फ्री हूँ, किसी टाइम बताइए किस टाइम आओ, तो मेरे पास अगर इसके अलावा और कोई टाइम खाली होगा तो बता दूंगा। ये 1 to 1 क्लास की ये फायदा होता है, 5 से 6 तो फिक्स है आपका टाइमिंग रहेगा, लेकिन कहीं भी आप मान लीजिए कि आपको अगर जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी क्लास खत्म कर लेता है कि शाम तक घूमने फिरने जाए आप, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे पास जो भी अवेलेबल स्लॉट्स होंगे बता दूंगा, नहीं होगा तो 5 to 6 रहेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो आज की जो क्लास हम कंडक्ट किए हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में